हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो पेपर है अलजेब्रा का बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने करा दिया था रिवीजन वाले वीडियो में, उसमें से आए थे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें सिर्फ वैल्यू चेंज कर दिया था, बाकी सब सेम था। ठीक है, तो आज फिर से हम लोग ज्योमेट्री का उसी तर्ज पे जो है वीडियो लाए हैं और 1 मार्क्स का जो रिवीजन क्वेश्चन जो मैंने लाया है। अच्छा, ये भी सबको मालूम है कि 1 मार्क्स से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है आपके स्कूल में वो तो बता ही देती हैं। ठीक है, ज़्यादातर वो होता है कि आंसर टीचर्स वगैरह बता देते हैं, यही मामला चल रहा है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है ना, सबको पता ही है। ठीक है, मगर हम लोग को वो देखते हैं जो वो क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के जो सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो सॉल्व करने वाला कोई बताता नहीं है, तो इतना आप वो हो कि नहीं जाने का कि सॉल्व करने वाला भी बता देंगे, ये पॉसिबल बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम जगह ऐसा चांसेस होता है, इसलिए तैयारी हमको करके जाने का है। वहाँ पे कुछ भी हो उसे हमें लेना देना नहीं है। कभी आ गया हमारे हाथ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी देखा जाएगा। ठीक है, तो 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या फिर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, दोनों कितने क्वेश्चन होते हैं, 4 4 8 होते हैं, है ना। टोटल मिलता ही कितने हैं, 8 मार्क्स हमको मिलते हैं वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन लाया है। तो देखो, एक बात और भी ध्यान रखना है, चाहे ये वाला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस वाला या सॉल्व करने वाला, दोनों ही क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है ना। क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है एग्जाम में सेम हो, वैल्यू चेंज कर दे, कभी मल्टीपल वाले में हो सकता है डाल दे, सॉल्व करने वाले में, तो अपने को कैसे सॉल्व करना वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन, ABC एंड DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ABC और DEF का जो रेशो दिया है 1 और 2 का रेशो दिया है, मार्च 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और AB 4 दिया है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी का लेंथ अपने को फाइंड करना है। ठीक है, क्या है अपने को कैसे पता करेंगे। देखो, आपको ये बात याद होना चाहिए, जब दो ट्राइंगल जो होता है बच्चों वो इक्विलैटरल होता है। क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। जब दो ट्राइंगल इक्विलैटरल होता है तो वो क्या होता है, सिमिलर होता है। क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है उनके सारे एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए वो क्या सिमिलर होता है बाय ए टेस्ट, है ना। ये देखो, दो एंगल भी अगर इक्वल हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं सिमिलर टेस्ट लगा सकते हैं ना। ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से क्या हो जाते हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। बस वही यहाँ पे भी लगाएंगे, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल होने की वजह से दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा तो हमको मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू होगा, अब जो साइड बोला है AB अपॉन DE स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला आया, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का जो फॉर्मूला। उसमें क्या होता है, जो एरिया का जो प्रोपोर्शन होता है ना, एरिया का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, साइड के जो स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ये अपने को मालूम है ना। यानी एरिया का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है ना, उसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो बात बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये अपने को फार्मूला याद है, जो थ्योरम भी है, और इसका जो थ्योरम है ना बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, हो सकता है 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जैसे इस बार अभी आपने अलजेब्रा में देखा, एक क्वेश्चन ऐसा था जो बाहर का नहीं पूछा था, जो आपके बुकी का क्वेश्चन था वो उठा के किस में दे दिया था, 4 मार्क्स में दे दिया था। इसलिए थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपका 4 मार्क्स में थ्योरम पूछ ले बाहर वाले क्वेश्चन की जगह, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये थ्योरम आपको एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वो भी आपको अच्छे से करना है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो ABC ये दोनों का रेशियो कितना दिया है, 1 और 2 का रेशियो दिया है, यानी 1 और 2 का रेशियो दिया है, तो ये हो गया 1/2, इतना समझ में आया। अब AB कितना दिया हमारे पास, 4 दिया है, तो यहाँ पे लिख दो 4 स्क्वायर, अब D स्क्वायर है, इतना समझ में आया। अब क्या करोगे, पावर हटाने के लिए क्या करोगे, आप टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे। जैसे टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे तो ये क्या होगा, ये देखो ये 1 और ये √2 में हो जाएगा, अब 4 के ऊपर का पावर हट जाएगा, स्क्वायर रूट करोगे तो दोनों का पावर हट जाएगा, ये अंडर रूट चले जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा D, पावर हट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो हो जाएगा आपका D इधर पे आ जाएगा, है ना, D इधर होके शिफ्ट आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4/√2, तो आपका आंसर आएगा 4/√2। ये D वाला ऑप्शन ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कैसे सॉल्यूशन हुआ, इसका आंसर कैसे है, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे करना था मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला है कि ABC और DEF, है ना, दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अब जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं ना, करस्पॉन्डिंग साइड, है ना। इसी तरह क्या होते हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड बोलो, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं क्या होते हैं,
और कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसके जो साइड होते हैं, है ना। अब दो देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए, एबीसी ट्राइंगल और डीएफ ट्राइंगल, दोनों सिमिलर है, तो इनके जो साइड होंगे, साइड किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो कैसे प्रोपोर्शन होंगे, ए बी अपॉन डी होगा, ए बी अपॉन डी हो गया। इसी तरह बी सी अपॉन क्या होगा, बी सी अपॉन ई एफ होगा। तो यहाँ क्या आएगा, बी सी अपॉन ई एफ होगा। तो यहाँ क्या आएगा, बी सी। अगर यहाँ पे भी एक लिखना है तो लास्ट वाला क्या होगा, चलो एक और पार्ट बढ़ा देता हूँ मैं, तो आखिरी वाला क्या होगा, ए सी अपॉन डी एफ होगा। तो यहाँ क्या आएगा, ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, तो उसके जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। किस तरह से होते हैं ये बता दिए, ए बी डी ई, बी सी ई एफ, फिर लास्ट पहला और लास्ट वाला ए सी और डी एफ। समझ में आया, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इसी फिगर को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इस फिगर को ऐसा बना दो, ठीक है, इस तरह से फिगर बना दो, है ना, ऐसा फिगर कर दो, ऐसा फिगर कर दो, या फिर इस फिगर को इस तरह से कर दो, है ना। तीन तरह से हो सकता है, अलग अलग फिगर। ठीक है, ये जो भी टाइप है, इसमें कैसे करना है, देखो यहाँ पे क्या है, अब क्या बोला है, ये तीनों फिगर मैं बताऊंगा एक साथ, कैसे भी फिगर आने दो। ठीक है, अब दिया इन द फिगर BC जो है परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, BC जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब BC कितना दिया, 4 दिया है, ये कितना है, 4 है, और उसके बाद AD कितना दिया, 8 दिया है। ABC और, है ना, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB का रेशो मालूम करना है अपने को। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है, ये देखो आपका सॉल्यूशन है, मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन लाया। सबसे पहले अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेम हाइट करके यहाँ रीजन लिखोगे हो जाएगा। 2 मार्क्स के लिए आएगा तो पूरा यहाँ तक लिखने की जरूरत है, लिखोगे ABC एंड ये क्या लिखोगे, यहाँ पे गिवन लिखोगे। सबसे पहले गिवन लिख दोगे, BC 4 दिया, AD 8 दिया है, जैसे यहाँ गिवन दिया है, गिवन लिख दिया हमने। फिर ABC एंड ADB हैव अ सेम बेस, इसका बेस क्या है, सेम है, इसमें बेस दिख रहा है, सेम है। अगर ऐसा फिगर आएगा तो क्या आएगा, देखो हाइट सेम है, यहाँ पे क्या है, हाइट सेम है, यहाँ पे भी आपका हाइट सेम है। समझ में आया, इस तरह के फिगर में क्या दिख रहा है, बेस सेम दिख रहा है। इस तरह का फिगर आएगा तो हाइट सेम आएगा, है ना, यहाँ पे भी हाइट सेम आ गया। ठीक है, बेस सेम, AB एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द सेम बेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। क्या बोला है, जब सेम बेस होता है तो एरियाज ऑफ ट्राइंगल विद सेम बेस आर प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो प्रोपोर्शनल होता है उसके करस्पॉन्डिंग हाइट से, कब होता है, जब बेस सेम होता है। अब उल्टा कर देते हो, जब हाइट सेम होगा, तो अगर हाइट सेम हो गया, जब बोलो हाइट सेम होगा तब क्या होगा, तब क्या प्रोपोर्शनल होगा, तब उसका बेस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, समझ में आया, ये बात याद रखना आपको। इस तरह से फिगर आए या इस तरह से आए, आपको आसानी से एग्जाम में कर लेना है। ऐसा आएगा तो हाइट सेम होगा, ऐसा आएगा तो हाइट सेम आया, ऐसा रहेगा तो बेस सेम रहता है। अब ये हो गया BC अपॉन AD। ये लिखने के बाद यहाँ पे लिख सकते हो सेम बेस, रीजन दे सकते हो आप। अब वैल्यू पुट कर दो फटाफट। अब वैल्यू पुट कितना आएगा, BC कितना दिया, 4, तो हमने लिख दिया 4, और AD कितना दिया भैया, AD दिया 8, तो यहाँ लिख दो 8, लिख दिया आप। यहाँ पे हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ठीक है, ये कट गया, 1/2 आ गया। तो फाइनल आपका आंसर कितना आया, 1/2। तो यहाँ पे लिख सकते हो फाइनली आप क्या लिख सकते हो, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया कैसे करना था, मैंने पूरा बता दिया आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। जो दिया है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर स्टेट बाय गिविंग सुइटेबल रीजन वेदर द लाइन PQ पैरेलल टू साइड BC। क्या बोला है, लाइन PQ जो है पैरेलल है BC के पैरेलल, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करोगे, आपको देखो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले गिवन करके लिख देना है। क्या गिवन है भैया, देखो इसमें दिया है ना, जो भी दिया डायरेक्ट लिखो। चलो AP अपॉन क्या है, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB कितना दिया है, 2/4 दिया है। AP अपॉन PB 2/4 दिया है। अब इसको सॉल्व करो, कट करोगे तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, तो AP अपॉन PB
कितना आ गया 1/2, इसको नंबर 1 दे दिया आपने। फिर इसी तरह AQ/QC कितना आ गया वो बताओ मुझे। तो आपने बोला AQ/QC कितना 3/6 कैंसिल करो, तो आपने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद कितना आ गया 1/2 आ गया। इसको नंबर आपने, है ना, यहाँ पे 2 मत डालो, नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 2। यह आ गया आपका AQ/QC 1/2, ये नंबर 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो गया AQ/QC इक्वल हो गया AP/AC ना, AP/PB, ये इक्वल हो गया किसके इक्वल हो गया AQ/QC के। ठीक है, यानी जो इसके जो साइड है ना, ये साइड का जो रेशो है AP/PB का इक्वल टू है किसके AQ/QC के। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं बाय, ये क्या आ गया BPT आ गया ना, तो हम लोग लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये लिखने की वजह से फिर क्या हो जाएगा PQ, लाइन PQ जो होगा पैरेलल होगा साइड BC के। बस इतना ही करना था आपको, समझ में आ गया। AP/PB इक्वल हो गया AQ/QC। क्यों इक्वल हुआ, देखो दोनों की वैल्यू बराबर आया ना, इसका 1/2 आया, इसका भी 1/2 आया। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होता है इक्वल होता है ना, ये आपको अच्छे से मालूम होगा। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 भी पूछ सकता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये देख लो सेम उसी पैटर्न पे। अब क्या दिया इन द फिगर लाइन PQ साइड BC जो पैरेलल है। ठीक है, आगे क्या दिया है, और AP कितना दिया है 6 दिया है, फिर उसके बाद PB कितना दिया है 8 दिया है, और क्या दिया है AQ दिया है X दिया है। ठीक है, और QC जो दिया है 12 दिया है, और अपने को फाइंड क्या करना है X फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए भी बोल सकते हैं, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, जैसा पूछे उसका टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, तो गिवन करके क्या लिखोगे, जो सारे वैल्यू आपको लिख देना है ना, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, गिवन में आप सारे वैल्यू आप पुट कर दोगे, ये पूरे लिख देंगे आप, हो गया। वो लिखने के बाद लिखोगे लास्ट में लाइन PQ पैरेलल टू साइड BC। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बदले से क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय BPT। आपको यहां पे पूरा फुल लिखना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, ये लिखने के बाद क्या हो जाएगा AP/PB हो जाएगा, AP/PB, इसी तरह आएगा AQ/QC आ जाएगा। ठीक है, AP/PB, और यहां पे क्या आएगा AQ/QC। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू पुट करो आप। यहां पे क्या आएगा आपका 6 आएगा, यहां पे क्या आएगा 8 आएगा, और यहां X आ गया, और वहां 12 आ गया। ठीक है, जो फाइंड करना है उसको एक तरफ लिखो। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 6 × 12/8 X हो गया। अब करना है इसको कैंसिल, किससे कैंसिल होगा बताओ मुझे फटाफट, है ना। 4 के टेबल से पढ़ो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 6 3 जा, है ना, 2 3 जा कर दी, यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आया, कितना आया x इक्वल टू 9। समझ में आ गया, तो कैसे करना था आपने समझ गया। यहाँ पे 4 2 जा 4 3 जा 3 3 जा 9 हो गया, कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ पे हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो ये क्वेश्चन दिया है, ये सेकंड चैप्टर का दिया है आपका पैथागोरस वाला। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पैथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। पैथागोरियन ट्रिपलेट अपने को फाइंड करना, मालूम करना। कैसे मालूम करोगे, पैथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, जो स्मॉलर दो नंबर होते हैं, है ना, उसका स्क्वायर करोगे और सम करोगे तो बिगर वाला जो नंबर है उसके बराबर होगा। ठीक है, स्मॉलर वाला देखो, ये दोनों स्मॉलर, ये बिगर है ना, इसमें भी 2 स्मॉलर बिगर है, मगर इसमें कोई नहीं है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या था आपने देखा 5 आया था, एक बिगर होना चाहिए, बाकी 2 उससे छोटे होने चाहिए।
तो ऐसा है नहीं, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ठीक है, ये कट गया। अब देखो, ये देख लो, 5 का स्क्वायर किया मैंने, 5 का स्क्वायर किया, फिर दूसरा वाला छोटा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, दूसरा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना है 5 और 9 6 169। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है 196, ठीक है, ये दोनों का सम कितना आया 169, इसका कितना आया 196, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ये वाला चेक कर लो, ये दोनों वाले का स्क्वायर चेक कर लो, छोटे वाले दोनों का, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, दोनों को प्लस कर दो 13 आ रहा है, दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल है, इसका मतलब ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ये वाला चेक करो, 8 का स्क्वायर कितना होता है बताओ आप 64, फिर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 17 का स्क्वायर कितना होता है आपको मालूम होगा 289, ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना है 289। स्क्वायर करने का मतलब होता है किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। 17 का स्क्वायर बोलूंगा तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आया। आप दोनों को प्लस कर दो, 5 और 9 हो गया, 268 हो गया, 289, दोनों इक्वल आ रहा है, दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये है अपना आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देख लो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सॉल्व कैसे किया जाता है वो देख, यहाँ पे दिया हुआ है, इस 5 12 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, वाई क्यों है, ये अपने को देने का। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, 5 का स्क्वायर निकाल लिया हमने छोटे वाले नंबर का, फिर 12 का स्क्वायर निकाल लिया, फिर 13 का निकाल लिया, फिर 5 और इसका 12 का आप प्लस कर सकते हो, ठीक है, आपने प्लस कर दिया, ठीक है, ये स्टेप नहीं लिखे, ये भी लिखोगे चलेगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, दोनों का स्क्वायर का सम देखो इक्वल है, ये भी 169 आ रहा है, ये भी 169 आ रहा है, ठीक है, दोनों का कितना आ रहा है इक्वल आ रहा है ना। द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स। तो हम लोग लास्ट में क्या सेंटेंस लिखेंगे, हमको सेंटेंस लिखना पड़ेगा, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स, ठीक है, देयरफॉर 5 12 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, समझ में आया कैसे करना था, ठीक है। ये चांसेस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कभी भी आएगा। तो क्या करोगे, जो बिगर वाला नंबर है उसको अलग से निकाल लोगे और छोटे वाले नंबर को अलग से स्क्वायर करोगे, दोनों का सम अगर इक्वल आ रहा है ना, स्क्वायर का प्लस करने पे, जैसे स्क्वायर का प्लस करने पे देखो कितना आ गया था 169, इसका भी कितना आया 169, अगर इक्वल आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो बहुत एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे सर्कल स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया, इफ टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट ऑफ देम कैन बी ड्रॉन। अगर दो सर्कल एक्सटर्नली ऐसा क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो कितने टेंजेंट बन सकते हैं। तो देखो 3 टेंजेंट बनते हैं, इससे कितने टेंजेंट बनते हैं 3, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ सॉरी यहाँ पे बनेगा, ठीक दिख रहा है, यहाँ हुआ और एक यहाँ बनेगा, ठीक है। तो कितने टेंजेंट बन गए 3, तो कितना बन सकता है 3, तो ऑप्शन सी ये राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, द एंगल्स मेड बाय टेंजेंट एंड द रेडियस मेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज। तो आपको मालूम होगा टेंजेंट थ्योरम है ये, इस तरह से ये रहता है फिगर, इसके ऊपर ये रेडियस के ऊपर एक टेंजेंट इस तरह से बना रहा है, तो कितने का एंगल बना रहा है यहाँ पे देखिए कि लग रहा है आपको 90 डिग्री, कितना बनाता है 90 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आएगा 90 डिग्री। द एंगल मेड बाय द टेंजेंट के जरिए जो एंगल बन रहा है, रेडियस मेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आया सभी को। आगे बढ़ते हैं, तो याद रखना, ठीक है, एक्सटर्नली पॉइंट पर 2 सर्कल टच कर रहे हैं तो कितना टेंजेंट बन सकता है 3 बन सकता है, और दूसरा ये भी बता जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो एंगल बन रहा है कितने का बनता है 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन द फिगर सेक PQ इज द टेंजेंट एंड OP इज द रेडियस। PQ क्या है, टेंजेंट है, दिख रहा है, ये PQ हो गया, और क्या बोल रहा है OP क्या है, रेडियस है। OP क्या है, रेडियस है, दिख रहा है OP है, ये परपेंडिकुलर वाला जो है ये रेडियस हो गया। देन राइट अ मेजर ऑफ OPQ और POQ। POQ मालूम करना है, ये वाला एंगल मालूम करना है और ये वाला एंगल मालूम करना है। कैसे मालूम होगा, ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस आप लिखोगे, क्या लिखोगे, सेक
पी क्यू इज टेंजेंट, सेक पी क्यू टेंजेंट एंड ओ पी इज द रेडियस। ओ पी क्या है? रेडियस है, ठीक है। अब ओ पी अगर रेडियस है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, एंगल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल पी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम में बोला था ना, यहाँ पे जब एंगल बनता है तो कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। रेडियस के ऊपर टेंजेंट के जरिए जो एंगल बनता है कितने का बनता है, 90 डिग्री। वो कौन सा थ्योरम है, टेंजेंट थ्योरम बोलते हैं इसको। यहाँ रीजन लिखोगे टेंजेंट थ्योरम, थ्योरम ये हो गया आपका टेंजेंट थ्योरम 90 डिग्री। और क्या दिया है, एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी कितना दिया था, 40 डिग्री। ये 40 डिग्री, ये क्या है, गिवन है अपने को, ये पार्ट अपने को गिवन था। अब ये पार्ट अगर गिवन है, अब इस ट्राइंगल के अंदर आ जाओ। क्या ट्राइंगल का नाम है, लिख दो, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू के अंदर सम ऑफ द ट्राइंगल्स क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो वो लिखो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो सबका सम कितना हो जाएगा, देखो क्या क्या है, सबका लिख दो, एंगल, एंगल P प्लस एंगल O और एंगल Q और एंगल O इक्वल टू, ठीक है। एंगल O मत लिखो, पूरा लिख देते हम लोग। क्या लिखा है, POQ, है ना, POQ, यहाँ पे लिख दो एंगल OPQ, OPQ और एंगल OQP प्लस, और लास्ट वाला क्या है, POQ, 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो फटाफट सबका। तो P वाला जो है इसका कितना वैल्यू निकाला हमने, 90 डिग्री। Q वाले का कितना आया हमारे पास, 40 डिग्री। और ये अपने को फाइंड करना POQ, देखो यही फाइंड करना था ना, POQ। एक तो हमने फाइंड कर ही लिया ना डायरेक्ट, कौन सा फाइंड कर लिया, ये वाला, ठीक है। ये पूरा लिख देना, मैंने आधा लिखा है। और ये कितना हो जाएगा, POQ, ये फाइंड करना है। ये दोनों का सम कितना हो गया, 130 प्लस POQ 180। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे मालूम है आपको, ये हो जाएगा शिफ्ट, यहाँ से शिफ्ट होगा, कहाँ जाएगा, 130 इधर जाएगा, सॉरी यहाँ पे जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130, और यहाँ क्या बचेगा, एंगल POQ, ये बचा, एंगल POQ बचा। तो कितना आ गया, 50 डिग्री। POQ कितना आ गया, ये आ गया आपका निकल के 50 डिग्री। समझ में आ गया कैसे करना था, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, सब सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे क्वेश्चन ले लिए यहाँ पे। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O क्या है, सेंटर है, एंड सेग AB डायमीटर है। सेग AB क्या दिख रहा है, डायमीटर बोला है, क्वेश्चन के अंदर बोल दिया है कि ये जो है आपका क्या है, डायमीटर है, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ APB, तो क्या बोला है, APB का मेजर कितना होगा। APB कहाँ है भैया, यहाँ पे बच्चों, ये देखो ये है, इसका मेजर कितना होगा, ठीक है। और रीजन लिखने का, ये फाइंड भी करना है और क्या बोला है, उसका रीजन भी देना है। तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे, APB, देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो लिखोगे APB कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्यों आएगा 90 डिग्री, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। क्यों होता है, क्योंकि एंगल जो इंस्क्राइब्ड होता है सेमी सर्कल के हेल्प से, सेमी सर्कल मतलब देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये डायमीटर बोला, तो जैसे डायमीटर बोला तो क्या बन गया, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के ऊपर जो एंगल इंस्क्राइब्ड होता है, जो सेमी सर्कल के ऊपर इंस्क्राइब्ड होता है, जो एंगल बनता है, या डायमीटर से जो एंगल बनता है, वो हमेशा कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो ये वर्ड याद रखने का है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है, याद रहेगा आपको, ये वर्ड याद रखना है, नोट डाउन कर लेना इसको। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। फिर PQR क्या बोला है, इज इंस्क्राइब्ड
इन आर्क पी एक्स, है ना, पी क्यू आर पे, ठीक है, पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क पी क्यू आर एंड इंटरसेप्ट पी एक्स आर, और इसको इंटरसेप्ट करता है पी एक्स आर को। और क्या बोला है, आर्क पी एक्स आर कितना है 80 डिग्री, आर्क पी एक्स आर, ये देखो ये जो दिया है ये कितना दिया है 80 डिग्री दिया है, ठीक है। देन फाइंड द मेजर ऑफ पी क्यू आर, तो एंगल पी क्यू आर अपने को फाइंड करना है। तो अपने को क्या होगा, तो ये याद रखना, इसका हमेशा क्या होता है, ये हाफ होता है। कैसे होता है देखो चेक करो, क्योंकि ये सॉल्व करने वाला था, अगर सॉल्व करने वाला नहीं आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, तो इसका हाफ क्या होता है, अगर ये आर्क का मेजर देगा तो ये उसका हमेशा क्या होगा, हाफ होगा। और इसका जो ये वाला पार्ट होता है डबल होता है, अगर ये 80 है तो ये क्या होगा 40 होगा, कितना होगा 40, एंगल 40 होगा, तो उसके सामने वाला आर्क क्या होगा, उसका डबल होगा 80 होगा। सॉल्व कैसे करते हैं देख लो, मल्टीपल में अगर आया तो डायरेक्ट कर लेना, मल्टीपल में नहीं आया सॉल्व करने वाला तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पी क्यू आर एंगल इक्वल होगा हाफ 1/2, हाफ यानी 1/2 मेजर आर्क पी एक्स आर, मेजर आर्क पी एक्स आर का उसका हाफ होगा, ये लिखोगे। और थ्योरम कौन सा है, इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये बोलते हैं, याद रहेगा, ठीक है। ये लिखने के बाद अब इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू कितनी है पी एक्स आर की 80 दिया है तो 80 लिख दिया हमने, फिर 2 से 80 कट गया, 2 है ना, 2 को 80 से डिवाइड कर दिया तो कितना है 40, तो यह हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इन द फिगर पी क्यू आर एंड पी एस आर, ठीक है। एंगल पी क्यू आर कहाँ है भाई, एंगल पी क्यू आर देखो ये दिख रहा है, ये आपका एंगल पी क्यू आर बना, और दूसरा एंगल बोल रहा है पी एस आर, तो ये देखो आपका यहाँ पे बन रहा है जो ये पी एस आर है ना, ये पी एस आर और पी क्यू आर, जैसे बताया दो एंगल है, पी क्यू आर और पी एस आर इंस्क्राइब्ड, है ना, इन द सेम आर्क। इंस्क्राइब्ड एंगल इसको बोलते हैं जो आर्क के हेल्प से बनता है, ठीक है। इन द सेम आर्क, दोनों का आर्क सेम है, कौन सा आर्क है भाई, सेम, दोनों का आर्क, ये देखो ये आर्क उनका सेम है, दिख रहा है, ये सामने वाला जो अपोजिट वाला रहता है इसी को आर्क बोलते हैं, ये दोनों का आर्क सेम है। इफ पी क्यू आर 65, अगर ये 65 है तो ये जो होगा ये एस वाला कितना होगा, मेजर ऑफ पी एस आर, तो अपने को फाइंड क्या करना है, मेजर ऑफ पी एस आर, यानी कि ये एंगल कितने का बनेगा ये अपने को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो लिखोगे पी एस आर और कॉन्ग्रेंट होगा पी क्यू आर के, पी एस आर और पी क्यू आर दोनों कॉन्ग्रेंट होगा। क्यों कॉन्ग्रेंट होगा, इसका रीजन हमको देना पड़ेगा, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट, जो एंगल इंस्क्राइब्ड होते हैं सेम आर्क से वो क्या होते, कॉन्ग्रेंट होते, ये उसका रीजन लिखोगे, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट, ये वर्ड आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, याद रहेगा। तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क कॉन्ग्रेंट, आर कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो इसलिए हम लोग देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं पी एस आर भी कितना होगा 65 होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 से है, सॉरी कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर से है, तो जरा इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। तो देखो क्या दिया है, ट्राइंगल जो है ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब ए बी और साइड पी क्यू का जो रेशो दे दिया है, ए बी कितना है 7 है, पी क्यू कितना दिया 5, और बोला है देन, अब देन का मतलब क्या है, यहाँ से देखो ए बी सी इज बिगर है, पी क्यू आर इज बिगर है, या बोथ ट्राइंगल विल बी इक्वल, कैन नॉट बी डिसाइडेड, ये तो आएगा नहीं, बोथ ट्राइंगल्स विल बी इक्वल, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि देखो ए बी का साइड जो है 7 है और पी क्यू कितना दिया 5 दिया है, मतलब ए बी वाला जो बड़ा है, ए बी वाला बिगर है, तो ए बी किधर है भाई, तो ए बी ये है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ए बी बड़ा था, अगर स्मॉलर बोलता तो क्या है पी क्यू स्मॉलर है तो पी क्यू आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे बिगर का बात किया तो ए बी बिगर है, तो इसलिए क्या आएगा, ट्राइंगल ए बी सी भी बिगर होगा। समझ में आ गया कैसे करना था। अब उसके बाद ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक क्वेश्चन इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है कंस्ट्रक्शन के लिए 1 मार्क्स के लिए। तो क्या बोलेगा, ड्रा ए सेग ए बी ऑफ लेंथ 4.2। अब यहाँ पे कोई भी लेंथ का बोल सकता है, 4.2 दिया है, यहाँ पे 3 दे देगा, 7 दे देगा, 5 दे देगा, 4 दे देगा, जो भी दे सकता है। क्या बोलेगा, ड्रा सेग ए बी, एक से ए बी जो ड्रा करना है, हमने एक ड्रा कर लिया सेग ए बी, यहाँ पे बोला है ड्रा कर दिया, ठीक है, ड्रा हो गया ए बी, है ना। अब इसका नाम देना है, नाम दे दिया आपने, फिर क्या बोला, कंस्ट्रक्ट इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है, देखो यहाँ पे इस तरह से आपको बनाना है, ये एक लाइन ड्रॉ कर देना, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, जैसे यहाँ पे बनाया हमने, लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है, इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, है ना। अब उसके बाद या फिर यहाँ पे जो भी पॉइंट है अब ड्रॉ कर दो, जैसे इसको ऐसा बनाओ,
फिर से मैं बता दूँ, देखो कैसे बनाना है। 4.2 बोला है ना, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया 4.2, ठीक है। ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक ये 4.2 हो गया, आपने 4.2 बना लिया। अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे कंपास रखोगे, मोर देन हाफ लेके ऊपर कट करोगे, एक नीचे कट करोगे, ठीक है। यहाँ पे कंपास रखोगे, मोर देन हाफ लेके ऊपर नीचे कट करोगे, फिर कंपास को यहाँ रखोगे, सेम मोर देन हाफ लेकर ऊपर नीचे कट करोगे। अब कट करने के बाद इस तरह से आपका एक परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगा, जैसे यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो हो गया आपका 4.2 AB, ये जो तुम्हारा AB है यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.2 है। इसको जैसे बोला है तो तुम चाहो तो एक्स्ट्रा लेकर ऐसा बना सकते हो, ड्रा कर सकते हो, बट मेन पॉइंट कहाँ है तुम्हारा, यहाँ पे AB, यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला है तो हमने बना दिया। उसका नाम बोला है तो नाम भी दे देना, क्योंकि उसके ऊपर भी मार्क्स है। तो यहाँ पे M बोला है तो हमने M लिख दिया, कितना है 4.2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे करना आपको, ठीक है। अब कितना भी बोले, 4.5 बोले, 4.6 बोले, 5.2 बोले, जैसा भी बोले बोलने दो उसको, आपको कैसा बनाना है पैटर्न समझ में आ गया। मोर देन हाफ लेने के, ऊपर कट करने का, नीचे कट करने का, फिर यहाँ पे कंपास रखने का, मोर देन हाफ रखने का, ऊपर कट करने का, नीचे कट करने का और ज्वाइन कर देने का, ठीक है। समझ में आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया है ना। वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो आप। ये दिया है, फिर एक ऐसा आएगा या फिर एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ ABC 115 डिग्री, है ना। एक एंगल आपको 115 डिग्री का ड्रॉ कर लेना है। हमने एक एंगल बना लिया, चलो मान के चलो 115 डिग्री आ गया, इस तरह से एंगल बन गया। अब क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट इट इज बाइसेक्टर, उसके बाइसेक्टर को कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाइसेक्टर को कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे कंपास रखोगे, यहाँ कट करोगे, यही कंपास रख के यहाँ पे कट करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, कंपास यहाँ पे रख के सेम वैल्यू रख के ऊपर कट करोगे, तो इस तरह से आपका कट हो जाएगा और आपका निकल के आएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने, कंपास को यहाँ रखोगे, यहाँ पे रखने के बाद एक बार यहाँ कट करोगे और यहाँ पे कट करोगे, दोनों सेम रहेगा। कंपास का जितना है ना इतना ही मेजर पे यहाँ भी कट होगा, यहाँ पे कट होगा। अब सेम मेजर को रख के ऊपर इधर कट करोगे और यहाँ कट करोगे, इस तरह से कट होगा और जहाँ कट होगा इस तरह से ज्वाइन कर दोगे। समझ में आया, तो ये हो गया बाइसेक्टर हो गया, उसका नाम दे दोगे ज्वाइन करने के बाद। इसका नाम D बोला था, D दे दिया। अगर नाम देगा तो अपनी तरफ से रख देने का, नहीं देगा तो अपनी तरफ से रख देने का, ठीक है। ये हो गया आपका, समझ में आया। तो एंगल को कैसे बाइसेक्ट करते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब यहाँ 115 दिया तो हो सकता है 90 दे, हो सकता है आपको 45 दे, ठीक है। तो जैसा भी दे आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90, ये दिया है। और उससे पहले ऑब्जर्व द फिगर एंड राइट द वैल्यू ऑफ थीटा। वैल्यू ऑफ थीटा लिखना है, तो कैसे आएगा, देखो थीटा दिया है यहाँ पे, अब थीटा के सामने क्या है, क्यू आर दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, पी क्यू दिया है, और वैल्यू ऑफ थीटा लिखने का है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, वैल्यू ऑफ थीटा लिखोगे तो कितने एंगल का होगा, और थीटा के सामने देखोगे तो क्या आता है, अपोजिट, अपोजिट वाला ले लेते हैं, तो क्या आता है क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। अपोजिट अपॉन, देखो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड क्या होता है, देखो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऐसा लिख सकते हो आप, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। किसके बराबर होता है, ये होता है पी क्यू अपॉन आर क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो किसके लिए यूज होता है, ये रेशो क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं टेन थीटा। इसको क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं इस रेशो को, इसको क्या बोला जाता है, टेन थीटा। अब ये इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, √3, तो आपने लिख दिया √3। इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो आपने लिख दिया 1। और टेन जो है थीटा इक्वल टू √3। टेन √3 किसके बराबर होता है आपको मालूम होगा, टेन √3 होता है 60 के बराबर। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था तो हमने डायरेक्ट बता दिया, देखो इसमें डायरेक्ट आंसर था बट मैंने सॉल्व करके बता दिया। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता है, तो टेन थीटा कितना होगा 60 डिग्री, है ना। आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, क्या लिखोगे, टेन लिखोगे यहाँ, सिंस टेन 60 इक्वल टू √3 देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसा करके आप लिख सकते हो। हम लोग बोलेंगे क्योंकि टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री। समझ में आ गया आपको, ऐसा आप करके पूरा लिख सकते हो। मैंने पूरा सॉल्व करके दिया है, बुक के अंदर सिर्फ इतना सॉल्यूशन दिया था, ठीक है। कैसे आया बता दिया। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसके लिए इस्तेमाल होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का जो रेशो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग टेन थीटा बोलते हैं।
क्या बोलते हैं हम लोग, टेन थीटा बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90। इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन 90 कितने के बराबर होता है, साइन 90 होता है 1, लिख दिया 1। कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0, तो यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर दिया। सिर्फ वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद सम करना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। कुछ भी दिया यहाँ पे रहेगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, कॉस थीटा कितना दिया, √3/2। ठीक है, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस थीटा √3/2 कब होता है, हमको मालूम है, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस कॉस कितना होता है 30 √3/2, ऐसा लिखोगे। ये लिखने के बाद देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसा आपको लिखना रहेगा। समझ में आ गया कैसे करना है, सारे क्वेश्चन बता दिया। हो सकता है इसमें थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दे, वैल्यू घुमा दे, कॉपी टू कॉपी दे, ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ वैल्यू चेंज करके दे देगा। तो आपको कैसे सॉल्व करना है मैंने वो बता दिया, ये आपको दिमाग में बैठाना है कि हमें कैसे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपको मालूम होगा 1 + जो tan स्क्वायर ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज वाले जो फॉर्मूले उसमें से है। 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। 1 + कॉट किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इतना क्लियर हो गया आपका। फिर उसके बाद आपको आगे सॉल्व करना, सेक किसके बराबर होता है, सेक होता है 1/cos के बराबर। ठीक है, और कॉसेक किसके बराबर होता है, देखो 1/cosec जो होता है 1/cosec ये बराबर होता है साइन थीटा के। तो देखो कॉसेक नीचे होने का मतलब क्या है, 1/cosec है। तो इसका 1/cosec की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा हमेशा बराबर होता है tan स्क्वायर के बराबर होता है, tan स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, याद रहेगा, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, द वैल्यू ऑफ 9 cot स्क्वायर माइनस 9 cosec, इसकी वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखो दोनों में कॉमन क्या 9, तो आपने कॉमन 9 निकाल लिया। जैसे ही आपने 9 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल हुआ, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक फार्मूला जो है आपके लिए 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है। ठीक है, सेम यही चीज़ है। अब अगर मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 को शिफ्ट कर देता हूँ उसके प्लेस से, 1 को अगर चेंज कर देता हूँ और 1 को इधर लेके आ जाता हूँ तो क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। देखो ये निकल के आ रहा है ना। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर क्या है, -1 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, -9 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना था, ये आपका आंसर निकल गया -9। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, कॉट 60 दिया है मल्टीप्लाई tan 30 दिया है, तो क्या आएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, देखो कॉट 60 जो होता है tan 30 पे उतना ही होता है। अगर दोनों का सम है ना, कॉट 60 कितना होता है, चलो मैं बताता हूँ। कॉट 60 कितना होता है, 1/√3, और tan 30 कितना होता है, 1/√3, दोनों सेम होता है। कॉट 60 भी 1/√3 होता है और tan 30 भी 1/√3 होता है। √3 का √3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, सी वाला। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इज एक्यूट एंगल, देन tan थीटा कितना होगा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन इक्वल टू क्या बोला है, कॉस थीटा बोला है। अब साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर बोला है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखो ऐसे सॉल्व होगा, ये बताता हूं मैं आपको। ये देखो इस यहां से जब शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, जब आपने कॉस थीटा को इधर लेके आया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। कॉस थीटा इधर आ गया तो किसके बराबर हो गया, 1,
और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के, है ना। ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। तो टेन थीटा कितना आ गया आपका, इसलिए टेन थीटा इक्वल टू आ गया 1। तो टेन थीटा कितना आएगा, आंसर 1 आएगा। तो 1 कहाँ है भाई, ये डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आ गया कैसे करना था। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला फाइनल क्वेश्चन जिसमें करना था आपको, क्या दिया 1045। तो 1045 कितना होता है बता देता हूँ मैं, 1045 1 होता है, ये आपको मालूम होगा। 2 sin 30 sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये हो गया 1/2। क्या क्या कट रहा है देख रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 1 जा 2 -1, 2 में से -1 आया तो कितना आया, आंसर 1 आया। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन मैंने ले लिया एक ही जगह पर। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। क्या बोला है, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इज 0। क्या रहेगा, 0 रहेगा। याद रखना क्या बोला है, फिर से मैं पढ़ रहा हूं। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, है ना। क्या बोला है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस पे 0 होगा। क्वेश्चन को उल्टा कर दो, है ना। क्वेश्चन ऐसा घुमा दे, देखो ऐसा क्वेश्चन दिया, अभी क्वेश्चन मैं घुमा देता हूं। व्हाट इज, यहाँ पे एक्स की जगह मैं लिख देता हूं वाई, वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन, यहाँ पे वाई की जगह क्या लिख देता हूं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कर दूं तो भी आंसर क्या आएगा, उसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों के लिए ही 0 आएगा। याद रखना व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई एक्सिस क्या होता है, 0 होता है। याद रहेगा, कुछ भी घुमाए आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6 8 फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 6 8 का डिस्टेंस क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6 8 फ्रॉम ओरिजिन इज 10। जब डिस्टेंस की बात करेगा तो क्या करना, आपको स्क्वायर निकाल लेने का। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, दोनों का सम कर दो कितना आ गया, 100, और इसका स्क्वायर रूट कर लो, 10 आ गया। बात समझ में आया, मैंने क्या बोला, 6 का स्क्वायर कर लो, 8 का स्क्वायर कर लो, है ना। तो कितना आ गया, स्क्वायर करने के बाद 100 आया। अब इसका क्या करो, अंडर रूट करो सभी को। तो ये 100 का कितना आया, स्क्वायर रूट 10 आता है, तो आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये आ गया आंसर, 10 आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब आगे बताओ, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द, यहाँ पे क्या लगाया हम लोग ने, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाए। जब डिस्टेंस बोलेगा, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6 8 फ्रॉम ओरिजिन, कहाँ से बोला, ओरिजिन से बात कर रहा है। कभी भी ऐसा बोलेगा तो क्या लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस। कैसे आता है ये भी समझा देता हूँ। देखो ऐसा फिगर है, मान के चलो। अब क्या बोला है, 6 8 बोला है ना, x को बोल दिया 6, मान के चलो ये हो गया 6, और यहाँ से 8, ये y हो गया, ये हो गया मान के चलो 8 हो गया, है ना। तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। अब इसका जो है यहाँ पे एक पॉइंट है, अब यहाँ पे पॉइंट है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस बोला है, ठीक है, ओरिजिन से बोला है। तो इस तरह से बनाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, एक क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये पार्ट अपने को निकालना रहता है, इसलिए पाइथागोरस लगाए। ये नहीं समझा तो भी चलेगा, बस आपको दिमाग में इतना लिखने का है, दिमाग में इतना याद रखने का, जब भी ओरिजिन से बोलेगा, कोई पॉइंट बोलेगा और अपने को फाइंड करना रहेगा उसका डिस्टेंस, तो क्या करोगे, दोनों का स्क्वायर करके सम करोगे, और क्या करोगे, स्क्वायर करके सम करने के बाद स्क्वायर रूट कर दोगे। ठीक है, याद रहेगा। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग -2 6 एंड 8 2। इसके क्या लिखना है, मिड पॉइंट लिखना है। तो देखो ये क्या है, x1 मान लो, इसको x2 मान लो, ये y1 मान लो, ये y2 मान लो। फार्मूला सभी को याद होगा, क्या फार्मूला भैया बता मुझे। इसका फार्मूला x1 x2 अपॉन 2, x मालूम करने का फार्मूला। x1 कितना है हमारे पास, x1 2 है, ठीक है। तो ज़्यादा में से कम निकालो ना, चलेगा, या कम में से ज़्यादा निकालो। 8 हो गया डिवाइड बाई 2, ठीक है। 8 में से 2 गया तो कितना आ गया, 6, 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, x इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 आ गया। कैसे किया, समझ में आया। अब क्या बोला है, y भी निकालना है, तो y कैसे निकालोगे, y का फार्मूला आपको मालूम होगा। क्या फार्मूला है y का, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 कितना है भैया, y1 6 है, और y2 कितना है, देख लो 2 है, दोनों प्लस कर दो, कितना आ गया 8 अपॉन 2,
8/2 को कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8, तो y कितना आ गया 4 आ गया। तो आंसर क्या निकल के आया 3 and 4। तो क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट -2 6 and 8 2 आर 3 4। तो क्या क्या है 3 and 4 है। ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाता हूँ। फिर ये लिखना है राइट द कोऑर्डिनेट्स, क्या लिखा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड ज्वाइनिंग 2 3 -3 0 and 4 0। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका पूछ सकता है, 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है। मैंने 1 मार्क्स में लिया है, बट 2 मार्क्स में भी आ सकता है। इसको करना है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, मैं पूरा करके बताता हूँ। ज्वाइनिंग 2 3 -3 0 4 0, ठीक है, इसको ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ पे लिखो, लेट करके लिखो, लेट 2 3 -3 0 और यहाँ लिखो एंड 4 0। अब यहाँ पे ले लो, आप यहाँ पे क्या लोगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखोगे बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, बाय सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, है ना, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला का इस्तेमाल करना आपको। यहाँ पे लिखा बाय सेंट्रॉइड फार्मूला। जब सेंट्रॉइड फार्मूला का लिखोगे तो क्या सेंट्रॉइड फार्मूला है, सबको मालूम होगा, हर बच्चे को मालूम होगा। क्या किया जाता है फार्मूले में, x जो इक्वल होता है x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3। ये सेंट्रॉइड फार्मूला है। जैसा ये था मिड पॉइंट फार्मूला, ऐसा यहाँ पे भी है। यहाँ पे x1 x2 लिखा जाता है नीचे वाले में, और यहाँ पे x3 तक लिखा जाता है। यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये तो आप लिख लिए होंगे, इसको हटा देता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, x1 कितना है हमारे पास, तो x1 2 है, फिर x2 कितना है हमारे पास, ये -3 है, फिर उसके बाद x3 कितना है 4 है 3। अब इसके बाद सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन होगा, तो 2 हो गया, -3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 2 को मिला दिया आपने तो 6 हो गया। 6 में से 3 निकाल दिए तो कितना बचा 3, 3/3 कैंसिल हुआ। तो x = कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे x = निकल के आया 1, x आ गया हमारे पास 1। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा x कैसे सॉल्व किया। इसी तरह हमको y लाना है, तो y कैसे लाओगे, सेम वैसी मेथड है। क्या फार्मूला है, फार्मूला लिखना जरूरी है, y1 y2 y3/3 लिख दो वैल्यू। तो y1 कितना है 3 0 0, क्या है 3 0 0 डिवाइड बाय 3। तो जब 0 0 हुआ तो कितना आ गया 3 डिवाइड बाय 3, तो कैंसिल हुआ तो y कितना आ गया 1। ठीक है, 3 1 जा 3, तो y की वैल्यू भी आ गई 1 आ गई। समझ में आया कैसे करना था। सेंट्रॉइड फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह आपको क्या लिखना है, याद रखना है मिड पॉइंट जो फार्मूला वो भी याद रखना है। फिर फाइनल क्वेश्चन ये याद रखो, आप क्या दिया, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है उसका हमेशा याद रखो, द यहाँ से लिखोगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0 0। ठीक है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है 0 0 होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये बताए, ये भी पॉइंट याद रखना है ना, और ये वाला पॉइंट भी याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें उल्टा कर सकता है, यहाँ पे x बोला था, उल्टा करके क्या पूछेगा y पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। इसको आप प्रैक्टिस कर लो, फिर इसके बाद हम लोग 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।